तो सीसीएल कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो टोटल, तुम लोग पढ़ लिए हो, स्टार्ट करते हैं। टोटल एरिया कितना है सीसीएल का? टोटल जो एरिया है ना अभी तक जो हम लोग जान रहे थे, क्या बोल रहे सर, मार्क फॉर रिव्यू का नंबर 8 होता है ना। देखो एरिया अभी तक 13 है, ठीक है, लेकिन एक और एरिया बढ़ गया है, अभी 14 एरिया हो गया है। लेकिन तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन में टिक करना है 13 ही, ठीक है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी सेट हुआ है। ये जो एरिया अलग हुआ है, ये मान लो 2-3 दिन पहले एक एरिया बना है, जो गिरिडीह एरिया, मतलब जो पहले गिरिडीह प्रोजेक्ट था ना, ये गिरिडीह धोरी के अंदर आ रहा था, अब गिरिडीह को एक अलग एरिया कर दिया गया है। तो इसमें जो भी है 13 एरिया प्लस एक गिरिडीह एरिया ऐड हो जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग को 13 ही पढ़ना है, ठीक है। 13 के अकॉर्डिंग ही अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम लोग 13 ही टिक करना है। 13 में कौन कौन सा एरिया है? आम्रपाली और चंद्रगुप्त, मगध, संघमित्रा, पीपरवार, नॉर्थ कर्णपुरा जिसको हम लोग शॉर्टकट में एनके एरिया बोलते हैं, राजहरा, बड़का सयाल, अरगड्डा एरिया। ये डिवीजन 1 है, डिवीजन 1 वगैरह तुम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये जो वैकेंसी आया हुआ बैकलॉग का वैकेंसी है, इसलिए फ्रेश वैकेंसी फिर भी आने का चांस है। तो उसमें है कि फिर से जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबका सीट रहेगा, और ईडब्ल्यूएस वगैरह, ठीक है। फ्रेश वैकेंसी भी ये लोग का आना चाहिए। है कि बैकलॉग वैकेंसी है, तो जो लास्ट मान लो पिछला जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें जो सीट खाली रह गया है, तो वो सीट का है कि जो कोटा वाला है सिर्फ उसी से फुलफिल करना है। लॉस है थोड़ा बहुत, कुछ तो लॉस तो है ही, लेकिन चलो उसी के अकॉर्डिंग चलना है, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो ये टोटल जो है ना, ये डिवीजन कौन, डिवीजन 1 डिवीजन 2 तुम लोग को नहीं रटना, ये हम लोग का रिपोर्ट आता है ना ग्रुप में, ऐसा रिपोर्ट आता है। तो ये टोटल एरिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अरगड्डा तक, फिर बीएनके, बोकारो एंड करगली, धोरी एरिया, हजारीबाग, कथारा, कुजू और रजरप्पा एरिया। टोटल मिला के 13 एरिया हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल 13 एरिया हो गया है। अब एक नया लेटेस्ट, मतलब मई से इधर से बोलो, गिरिडीह एरिया मिला के टोटल 14 हो रहा है, लेकिन 13 ही तुम लोग को ध्यान रखना है। अब था क्या, एक्चुअल प्रोडक्शन जो टारगेट था, टारगेट दिया हुआ था 76 मिलियन टन का टारगेट था, ठीक है। अचीव कितना किया गया? 76.09 मिलियन टन अचीव किया गया। मतलब जितना टारगेट था, टारगेट से थोड़ा हम लोग ज़्यादा ही किए हैं। तो अगर पूछ सकता है कि टारगेट कितना था, तो टारगेट 76 मिलियन टन का था। और कितना हम लोग 2022-23 वाला फाइनेंशियल ईयर में कितना हम लोग प्रोडक्शन किए? 76.09 मिलियन टन, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है ये बाकी हम लोग का डेली बेसिस पर आता है, ये रिपोर्ट से तुम लोग को लेना देना नहीं है। इसी तरीके से अब आता है ऑफटेक, मतलब हम लोग को डिस्पैच कितनी, कितना कोयला किए हम लोग, ठीक है। 76.09 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस किए हैं। कुछ कोयला पिछला साल का कोयला स्टॉक में भी होगा, अगर सारा डिस्पैच नहीं हुआ होगा तो। इतना प्रोडक्शन किया हम लोग, डिस्पैच कितना कर पाए? जो डिस्पैच किए हैं वो 75.0243 मिलियन टन है, ठीक है। इतना मिलियन टन हम लोग डिस्पैच किए हैं। ओबीआर हम लोग कितना प्रोड्यूस किए हैं? ओबी मतलब ओवरबर्डन, ये 106.58 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। 106.58 मिलियन क्यूबिक मीटर, इतना ओबी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22-23 में रिमूव किए। सभी को पता है कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कैसा है, कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी है। कब से है, मतलब मिनी रत्न का दर्जा मिला है 2007 से मिला है। कब बना है सीसीएल, कब बना है? तो 1 नवंबर 1975 को सीसीएल का स्थापना हुआ है।
पहले क्या था, एनसीडीसी के नाम से जाना जाता था, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। लेकिन 1 नवंबर 1975 को सीसीएल जब बना तो इट वाज वन ऑफ द 5 सब्सिडरी ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड। जो पहला होल्डिंग कंपनी था कोयला का इन द कंट्री में, तो 5 में सीसीएल भी आता है। ठीक है, तो सीसीएल का कब स्थापना हुआ है? 1 नवंबर 1975 को। और कोल इंडिया का स्थापना कब हुआ है, सीआईएल का? बताओ तुम लोग, सीआईएल का स्थापना कब हुआ है, सीआईएल कब बना है? कमेंट में बताओ। कोल इंडिया लिमिटेड कब बना? ये 1971 कौन बोल रहा है यार? वो भी 1 नवंबर 1975 को ही कोल इंडिया बना। ठीक है, ये जो कहानी तुम लोग बताई है कि पहले क्या किया गया, फर्स्ट स्टेज जो नेशनलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप या स्टेज बोलो, उसमें क्या था कि जो भी कोकिंग कोल था, कोकिंग कोल वाला माइंस, सभी का गवर्नमेंट अपने अंदर अंडरटेक कर लिया 17 अक्टूबर 1971 को। और कब नेशनलाइजेशन हुआ? 5 जनवरी 1972 को। और उसके बाद बीसीसीएल बना। तो कोकिंग कोल का, हाँ, फर्स्ट फेज में क्या हुआ, जो मैनेजमेंट था वो कोकिंग कोल माइंस का, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, और कोकिंग कोल माइंस का जितना भी कोकिंग कोल का माइंस था सबका वो अपने अंदर, वो सबको अपने अंदर ले लिया। कब लिया था? 17 अक्टूबर 1971 को। और जो इफेक्टिव अगर बोला जाएगा नेशनलाइजेशन कब हुआ था, वो 5 जनवरी 1972 को, और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बना था। ठीक है, नेशनलाइजेशन वैसे पूछता है तो 1971 ही रहता है, तो यही है कि 1971 में नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, लेकिन इफेक्टिव जो डेट था वो 5 जनवरी 1972 को था। तब जाके बीसीसीएल का फॉर्मेशन हुआ था। फिर इसमें क्या हुआ था आगे चलकर, कि मैनेजमेंट में आसानी हो, माइंस को मैनेज करने में आसानी हो, तो इसलिए बीसीसीएल कोलियरीज जो ईस्ट बोकारो में था, जो अब झारखंड में आता है, ठीक है, वो ट्रांसफर कर दिया गया था एनसीडीसी में। मतलब बीसीसीएल के अंदर था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया किसके अंदर? एनसीडीसी में। कुछ माइंस बीसीसीएल के पास था, कुछ माइंस एनसीडीसी के पास था। और कुछ कुछ जो माइंस था मुनी डी वगैरह, वो बीसीसीएल को हैंड ओवर कर दिया गया था। और जब सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन किया गया था, इसमें क्या किया गया कि जितना भी नॉन कोकिंग कोल माइंस था, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? टिस्को और इसको का, जो स्टील प्लांट कंपनी था, कैप्टिव माइंस था। मतलब किस लिए था कि अपना कोयला अपना इंडस्ट्री में यूज कर ले रहा है, तो इसको कैप्टिव माइंस बोला जाता है। तो सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में क्या किया गया कि जो भी नॉन कोकिंग कोल माइंस था उसको गवर्नमेंट अपने अंदर कब लिया? 31 जनवरी 1973 को। और ये नॉन कोकिंग कोल माइंस का नेशनलाइजेशन कब कर दिया गया? 1 मई 1973 को नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और तब जाकर क्या बना? CMAL, अनदर स्टेट ओन कंपनी, जिसको बोला जाता है कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, वो बना, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, अब कोलकाता बोला जाता है। और ये क्या किया गया, ये जो नॉन कोकिंग कोल माइंस को गवर्नमेंट अपने हाथ में लिया, तो क्या बनाया यहाँ से? CMAL। ये क्या किया, नॉन कोकिंग कोल और एनसीडीसी के अंदर जो भी माइंस था ना, ये दोनों का हैंड ओवर किसको कर दिया? CMAL। ये कंपनी बना दिया गया था। कौन सा कंपनी? कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड। और ये क्या किया, जितना भी नॉन कोकिंग कोल माइंस था और एनसीडीसी का जो माइंस था, उसको अपने अंदर में ले लिया। अब बाकी बाद में चलकर क्या हुआ फिर, 1 नवंबर 1975 को दोनों को कंट्रोल करने के लिए, कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल, मतलब ये जो CMAL बना था, तो सबको कंट्रोल करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया। और उस टाइम साथ में 5 सब्सिडरी जो भी था बना दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, यही छोटा सा स्टोरी है। कोकिंग कोल का पहले नेशनलाइजेशन हुआ, कोकिंग कोल जब नेशनलाइजेशन किया गया तो बीसीसीएल बनाया गया। बाद में चल के जो नॉन कोकिंग और बाकी जो भी नॉन कोकिंग कोल माइंस था,
वो एनसीडीसी के हाथों में था, ठीक है। तो बाद में क्या किया गया, जो नन कोकिंग कोल का माइंस था उसको भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और तब जाकर बना CMAL, कोल माइंस ऑथोरिटी लिमिटेड। और बाद में 1975 में क्या हुआ, जो कोकिंग कोल माइंस का चार्ज BCL के अंदर में था, नन कोकिंग कोल का CML के अंदर था, ये दोनों का चार्ज कोल इंडिया लिमिटेड ले लिया, और साथ में 5 सब्सिडरी का उस टाइम स्थापना कर दिया गया था। तो तुमसे पूछ सकता है कि कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन कब किया गया, नन कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन कब किया गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टोटल 13 एरिया बताए हैं, 13 एरिया ध्यान रखो। अभी ये चेयरमैन है CCL के हैं, लेकिन कल ही एक इसका कोल इंडिया के भी चेयरमैन बन गए, PM प्रसाद, ठीक है। तो PM प्रसाद कल तक मतलब परसों तक जो वो लोग सिर्फ CCL के चेयरमैन थे, अभी वो जाकर कोल इंडिया के भी चेयरमैन बन गए हैं। डायरेक्टर फाइनेंस कौन है, पवन कुमार मिश्रा। डायरेक्टर टेक्निकल कौन है, श्री राम बाबू प्रसाद। डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग कौन है, B साई राम है। और डायरेक्टर पर्सनल कौन है, हर्षनाथ मिश्रा है। तो तुमको ये जरूर नाम ध्यान रखना है। अभी तुमसे पूछे कोल इंडिया का चेयरमैन कौन है, तो तुमको प्रमोद अग्रवाल टिक करना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अगर पुराना सेट किया हुआ होगा तो प्रमोद अग्रवाल टिक करना है, लेकिन बहुत लड़का लोग है कि न्यूज देख के टिक करेगा क्या, तो हो सकता है उस केस में है ना, ये सब क्वेश्चन को बोनस फिर कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि बहुत लड़का देखेगा कि अरे यार कल तो बन गए PM प्रसाद, मेरा एग्जाम 5 तारीख को हुआ है, तो PM प्रसाद हो सकता है टिक कर दे। बहुत लड़का बोलेगा कि हम तो पहले से पढ़े हुए थे, वो ये तो अचानक से 3 तारीख को बने हुए हैं, 5 को एग्जाम हुआ है। तो उस केस में बहुत लोग प्रमोद अग्रवाल टिक करेगा। आंसर तुम लोग सब प्रमोद अग्रवाल ही टिक करना, अगर कोल इंडिया का चेयरमैन का आता है तो प्रमोद अग्रवाल अभी टिक करना, ठीक है। और बाकी DTPNP कौन है, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन के कौन है, राम बाबू प्रसाद। DTO जिसको बोला जाता है, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन। और DTPNP, डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, ये B साई राम है। डायरेक्टर पर्सनल जिसको DP बोला जाता है, DP, ये कौन है, हर्षनाथ मिश्रा। और डायरेक्टर फाइनेंस जिनको DF बोला जाता है, ये पवन कुमार मिश्रा है। क्या हो गया यार, किसको क्या डाउट आ गया है। क्या हुआ अली। हाँ, अभी क्या किया गया है कि चेयरमैन के रूप में सिलेक्ट किया गया है, लेकिन अभी है ना, इनका विजिलेंस क्लियरेंस, ये क्लियरेंस वगैरह सारा होता है, तो आगे चल के कि हमको लगता है 1 जुलाई को रिटायरमेंट करने वाले हैं, 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं। अभी सिलेक्शन करके रख लिया गया है, अभी उनको पोस्ट नहीं दिया गया है चेयरमैन का, ठीक है। अभी सिलेक्शन हो गया है, विजिलेंस क्लियरेंस वगैरह होता है, उसमें टाइम लगता है, उसके बाद जाके ज्वाइन करेंगे। तो अभी प्रमोद अग्रवाल ही टिक करना है। कंपनी के पास एट प्रेजेंट में कितना माइंस है, CCL के पास 43 ऑपरेटिव माइंस है, 43 टोटल माइंस है। 43 में 38 माइंस ओपन कास्ट है, और 5 माइंस अंडरग्राउंड। ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। साइट पे यही है, 21-22 वाला जो है उसमें कुछ ज़्यादा माइंस था, अभी थोड़ा कम माइंस हो गया है, लेकिन और कुछ कुछ माइंस खुलने वाला है। CCL को किस किस चीज़ का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, बताया है ना कि ISO 9001 2015 किस चीज़ के लिए है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन देखो किसी ना किसी एग्जाम में आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आता है कि ISO 14001 किसके लिए है, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। OHSAS 18001 किसके लिए है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। और ISO 9001 किसके लिए है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये तुम लोग ध्यान रखना है। अली, क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये दोबारा तो रिवीजन, बोलो अली, कुछ पूछना है, बोलो। करवा देंगे यार, 15 को एग्जाम है ना, कल CCL का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद 1 2 दिन में करवा देंगे, ठीक है।
ठीक, उधर से ही कट कर लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, आईएसओ 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, ओ एच एस एस 18001। ठीक है, इसको तुम लोग अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है, पता नहीं ये सब क्वेश्चन हम लोग के टाइम में आता था, तुम लोग के टाइम में ये सब क्वेश्चन ना आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता ये नहीं पता। आईएसओ का क्या बोल रहे हो, फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे बीआईएस वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वगैरह, तो उसी तरीके से ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन करके कुछ होगा इसका। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, STANDARDIZATI। ठीक है, ये ध्यान रखना आईएसओ का थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोग क्या कहते हैं, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, अभी जो बताते जा रहे हैं बस इसी को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, ये डाटा जो है पुराना डाटा है, ये नया करंट डाटा इस बार का अभी नहीं मिल पाया है। ठीक है, एक जगह कहीं कुछ था लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था, तो ये 31 मार्च 2022 का डाटा है सीसीएल के पास। जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ था, और उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ होगा और जाके ये कब ख़त्म हुआ होगा, 31 मार्च 2023 को ख़त्म हुआ। तो ये इस डेट की बात कर रहा है कि 31 मार्च 2022 को ना, 31 मार्च 2022 को टोटल सॉवेल कितना था, 72, डंपर कितना था, 292, डोजर कितना, 180, ड्रिल कितना, 104, टोटल जो बोलो एचएमएम था वो 648 था। तो क्वेश्चन क्या कभी कभी पूछ देता है कि टोटल नंबर ऑफ डंपर कितना था 31 मार्च दो ऑन, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो नया डाटा किसी के पास है ही नहीं अभी अवेलेबल, जो क्वेश्चन सेटर होगा, तो ये पूछ सकता है कि मतलब 31 मार्च 2022 के डेट को डंपर कितना था सीसीएल के पास, 292 डंपर था, सॉवल कितना है, 72 है, डोजर कितना है, 180 है, ड्रिल कितना है, 104 है। उसी तरीके से 31 मार्च 2022 को टोटल मैन पावर कितना था, तो टोटल मैन पावर 35,861 है। और ये ध्यान रखना, अगर बाद का पूछता है तो ये मैन पावर हमेशा घट रहा है। ठीक है, 35,861, 35,861 मैन पावर था टोटल 31 मार्च 2022 को, और इस फाइनेंशियल ईयर में और मैन पावर घट गया, तो मैन पावर 34,000 के लगभग में, 34,000 कुछ आ गया है। तो ये ध्यान रखना है, 31 मार्च 2022 को 35,861 मैन पावर है, टोटल मशीनरी 648 है, जिसमें डंपर 292 है और सॉवेल 72 है। ड्रिल वगैरह का क्वेश्चन बहुत कम ही चांस से आएगा। डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल था बनाया गया है, तो एक उत्तम पोर्टल है। ठीक है, उत्तम पोर्टल क्या है, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड को, मतलब हम लोग को सीसीएल मान लो कोयला निकाला, ठीक है,
कोयला वो निकाला, प्रोडक्शन किया। अब ये कि इसका क्या है, क्वालिटी वगैरह क्या है, तो क्वालिटी के लिए क्या है कि आउटसोर्स्ड एजेंसी रखा गया है, कोई बाहरी एजेंसी रखा गया है, जैसे सिम्फर हो गया, सिम्पीडीआई हो गया, वो लोग का टीम आता है, वो इसका क्वालिटी वगैरह जो भी है चेक करके बताएगा। हो सकता है अगर सीसीएल जिस माइंस में प्रोडक्शन हो रहा है उसी माइंस वाले को बोल दो कि आप लोग कौन सा क्वालिटी, तो सब अपना बढ़ा कर ही बताएगा कि मेरा ये क्वालिटी का है, लेकिन क्या है इसके लिए एक थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है टेंडर के रूप में कि जाइए आप वहाँ का कोयला का क्या ग्रेड है उसका एनालिसिस करके बताइए। तो एक उत्तम पोर्टल बनाया गया है जिसमें फुल फॉर्म क्या है उत्तम का, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट, ठीक है, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ द माइंड कोल। कोल रिजर्व की बात करें तो ये कोल रिजर्व का देखो, हमको लगता है तुम लोग को है ना 2022 वाला डाटा तुम लोग बताए हुए हैं। कोल इंडिया के साइट पे से हम लोग 2022 का डाटा तुम लोग को ऑलरेडी हम बताए हुए हैं, तो ये पुराना डाटा है। तो ये पुराना डाटा बेसिकली सिर्फ सीसीएल के लिए है, ठीक है, ये सीसीएल के लिए है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज पर 1 अप्रैल 2021, अब क्या आना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये डाटा नहीं है हम लोग के पास। जो डाटा होगा वो 1 अप्रैल 2022 का डाटा होगा, वो कोल इंडिया वाला साइट पे जो हम बताए थे वहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रूव्ड इंडिकेटेड इन्फर्ड रिजर्व रहेगा, कोकिंग कोल कितना है, नॉन कोकिंग कोल कितना है, टोटल कितना है। तो ये कुछ नहीं पूछेगा, अप टू सिर्फ ध्यान रखना कि जो प्रूव्ड इंडिकेटेड और इन्फर्ड है, अगर 2022 का पूछता है क्वेश्चन, 2022 ने 2021 का अगर यहीं से उठा के देता है तो टोटल कितना है 45,397 मिलियन टन, मतलब लगभग 45,400 मिलियन टन कोयला टोटल मिला के, कोकिंग कल कोल, नॉन कोकिंग कोल, प्रूव्ड इंडिकेटेड इन्फर्ड। इन्फर्ड मतलब क्या, जिसके बारे में हमको बहुत कम जानकारी है। इंडिकेटर मतलब क्या कि थोड़ा सा वहाँ बोरहोल वगैरह करके डिटेल पता किया। प्रूफ मतलब क्या, एक्चुअल में एकदम कंफर्म है कि हाँ इतना तो है ही, कोकिंग कोल इतना है ही, नॉन कोकिंग कोल इतना है ही, ठीक है। धीरे धीरे इन्फर्ड को हम लोग इंडिकेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडिकेटेड को हम लोग प्रूफ में कर सकते हैं। प्रूफ में क्या हो गया एकदम एग्जैक्ट शेप क्या है, डिपॉजिट का साइज क्या है अमाउंट है, क्या क्वालिटी है, वो सारा चीज पता रहेगा। इंडिकेटेड में थोड़ा बहुत पता रहता है, थोड़ा उससे कम पता रहता है, इन्फर्ड में बहुत कम पता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना से। टोटल 6 कोल फील्ड है, ठीक है, 13 तो एरिया है, 13 क्या है एरिया है, लेकिन कोलफील्ड कितना है, 6 कोलफील्ड है। और ये कोलफील्ड का नाम क्या है, ईस्ट बोकारो। वेस्ट बोकारो वाला एरिया कौन सा है जानते हो, ये जो घाटो रामगढ़ वाला जो एरिया है ना, वो वेस्ट बोकारो के नाम से जाना जाता है। ईस्ट बोकारो हो गया जो अपना बोकारो है, धोरी वगैरह वाला एरिया जो हो गया, वो ईस्ट बोकारो के नाम से जाना जाता है। एन के एरिया नॉर्थ कर्णपुरा हो गया, साउथ कर्णपुरा हो गया, रामगढ़ हो गया, गिरिडीह हो गया, ठीक है। तो ये 6 एरिया है, ये वेस्ट बोकारो रजरप्पा, ठीक है, रजरप्पा ध्यान रखना। रजरप्पा वगैरह में जो टाटा स्टील का भी जो माइंस है वहाँ पे, उसके वेस्ट बोकारो ही बोला जाता है ना, घाटो, घाटो टार या घाटो कोलेरी जो है, घाटो घाटो बोलता है। तो टोटल 6 कोल फील्ड है सीसीएल के अंदर। गिरिडीह भी क्या है, गिरिडीह भी मत सोचो कि बहुत पुराना कोल फील्ड है। जब रानीगंज वगैरह में जब स्टार्ट हुआ था माइनिंग ना 1773 में, उस टाइम का कोल फील्ड है गिरिडीह, मतलब उस टाइम से गिरिडीह में भी माइनिंग स्टार्ट हुआ है। तो गिरिडीह, झरिया और रानीगंज, ये 3 जो कोल फील्ड है ना, बहुत पुराना कोल फील्ड है। मतलब गिरिडीह में जो देखते हैं जगह जगह, मतलब पुराने टाइम का साफ्ट बना हुआ है। अभी है कि माइंस मात्र 2 माइंस बचा हुआ है, लेकिन पहले के टाइम में यहाँ पे बहुत सारा चीज था। वासरी टोटल कितना है, वासरी बताए हैं। वासरी क्या होता है कि जो भी कोल निकलता है वो वाश किया जाता है, ठीक है ना, उसमें जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है उसको वहां से हटाया जाता है वॉश करके। और डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, फ्लोटिंग कोन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है वाशरी में, जिसके थ्रू क्या है कि कोयला में अगर कुछ भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो इम्प्योरिटी को हटा देना है वहाँ पे। तो टोटल कितना वाशरीज है, टोटल 5 वाशरी है, ठीक है। 5 वाशरी में जो 4 है वो कोकिंग कोल का है और एक नॉन कोकिंग कोल का वाशरी है। बस ये वाशरी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ये कर्णपुरा वाला जो एरिया है ना, ये उधर वाला ही है, हजारीबाग
के उधर वाला ही जो एरिया है ना, उसी वही है कर्णपुरा वाला एरिया। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ये बताई है कि 76.09 मिलियन टन प्रोड्यूस किया है, और जो टारगेट था वो 76 मिलियन टन फिक्स्ड किया गया था, और पिछला फाइनेंशियल ईयर में 68.85 मिलियन टन किए हुए थे। इस बार क्या हुआ, 11% का ग्रोथ किए, और हम लोग इतना मिलियन टन प्रोडक्शन किए। तो बस बेसिकली क्वेश्चन आना चाहिए ना, तो यही सब में कुछ क्वेश्चन आना चाहिए। हुटार करके कोई कोलफील्ड नहीं है, हुटार करके है ना कोई माइंस वगैरह है। हुटार कोलफील्ड नहीं है, ठीक है, हुटार कुछ था, उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं हम। क्वेश्चन आने का होगा तो इतना में ही आ जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ। क्या चांस है, चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर चेयरमैन ही पूछेगा हो सकता है, या कितना टारगेट, मतलब कितना टारगेट था, कितना हम लोग अचीव किए हैं, 76.09 मिलियन टन, बस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा कुछ पूछने का चांस नहीं है। अब सीसीएल कब बना, बस यही 3 क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन देना रहना रहेगा तो उसको दे देना चाहिए, नहीं तो फिर उसको क्वेश्चन यहाँ से देना ही नहीं चाहिए। वासरीज देखो जगह जगह है ना, स्वांग में है, फिर कुछ हजारीबाग वाले तरफ एरिया में है। ओवर मैन हैंड प्लान का अभी सीआईएल का न्यू सीएमडी नहीं पूछेगा तुमसे यार, क्योंकि वो सीएमडी चार्ज जब लेगा ना तो उसके बाद वो न्यू सीएमडी है। अभी सिर्फ सिलेक्शन किया गया है, चार्ज नहीं लिए। मान लो है कि एनसीएल में बहुत लड़के लोग का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी तो लिस्ट फाइनल निकला नहीं है। मान लो फाइनल लिस्ट भी निकल गया, जब तक ज्वाइनिंग नहीं करता है तब तक तो उसको नहीं बोल सकते हैं ना कि माइनिंग सरदार बन गया है। तो ऐसा ही है, अभी तो सीसीएल के चेयरमैन है। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना तुम लोग। पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया गया है। अभी जो है, हाँ, प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के चेयरमैन है। बाकी तुम लोग को थोड़ा सा देखो, नेशनलाइजेशन का एक्चुअल डेट नहीं पूछता। देखो, नेशनलाइजेशन का अगर एक्चुअल डेट तो स्टार्टिंग में ही था ना, वो गवर्नमेंट जो था 17 अक्टूबर 1971 को अपने अंदर में लिया। और जो नेशनलाइजेशन वाज इफेक्टिव कब से किया गया, नेशनलाइजेशन जो इफेक्टिव हुआ वो 5 जनवरी 1972 से कोकिंग कोल का। गवर्नमेंट इस डेट को अपने आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं रहेगा, पूरा सीएमआर भरा हुआ रहेगा। सीएमआर में ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि 50 का 50 क्वेश्चन तुम लोग से बनना चाहिए। कटअप भी वैसा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ सिल्ली मिस्टेक करने की कोई जगह नहीं है। तुम लोग ओवर मैन हैंड प्लान वगैरह का नहीं पता, उसका कुछ दिया हुआ नहीं है इधर कहीं। तुमसे ओवर मैन हैंड प्लान कभी नहीं पूछेगा, वो जो ये तुमको कहीं सर्कुलर वगैरह में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि तुम लोग क्या प्लानिंग रखना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि घड़ी स्टार्टिंग करोगे 10 मिनट तो कुछ समझने में तुमको हवा नहीं लगे, क्या करें, क्या कौन क्वेश्चन बनाए, ऐसा सिचुएशन रहेगा। और देखते देखते तुरंत 1 घंटा निकल जाएगा। सबसे फास्टेस्ट जो रहेगा ना 1 घंटा निकलने का, वो कल तुम लोग के एग्जाम में निकलेगा। अभी ये कि सोचते हो कि 1 घंटा टाइम पास हो जाए, कट जाए, कल एग्जाम में कैसे निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है ना, और 60 मिनट है। तो सोच लो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा समय, क्या है कि उल्टा टाइमिंग, ऑनलाइन एग्जाम है, स्टार्ट रहेगा। तुम लोग को देखो इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन देखो डब्ल्यूसीएल का जो भी तुम लोग अपियर हुए हो क्वेश्चन लास्ट ईयर, क्वेश्चन कितना इजी था। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। पूरा सीएमआर दे देगा,
तुम लोग है कि सिर्फ उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सोचने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। वैसे देखो, हम लोग जब मॉक टेस्ट लेते हैं, मेरा मॉक टेस्ट तुम लोग देते हो, तो उसमें है कि हम देखते हैं कि लड़का लोग को 100 क्वेश्चन देते हैं और टाइम हम 90 मिनट का देते हैं, तो लड़का लोग देखते हैं 40 मिनट 45 मिनट में क्वेश्चन कर देते हैं। अगर 50 क्वेश्चन देते हैं और हम टाइम तो 1 घंटा कभी देते ही नहीं 50 क्वेश्चन के लिए, 50 क्वेश्चन का हम टाइम देते हैं 30 मिनट 40 मिनट ऐसा मैक्सिमम देते हैं, तो लड़का लोग है कि 20 मिनट में भी कर लेता है। तो देखो, क्वेश्चन इजी रहेगा, टाइम 1 घंटा सफिशियंट है, ठीक है। 1 घंटा, मान लो क्वेश्चन तुमसे रहेगा इजी, कुछ पूछ जाए कि एएमएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एबंडेंट माइन मिथेन, देख के आंसर टिक कर दिया, सेकेंड लगा, मतलब 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा, तुम्हारा आगे क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ पूछ दिया, कुछ डिफिनेशन बोल दिया कि ऑन सेटर क्या होता है, कहाँ रहता है ऑन सेटर, टॉप में रहता है, इन सेटर रहता है, या शाफ्ट के बॉटम में रहता है, तुरंत क्वेश्चन देख के टिक हो जाएगा। बोल देगा कि रेगुलेशन नंबर जो 153 है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, उसके अकॉर्डिंग CO2 का परसेंटेज कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 0.5%। इनफ्लेमेबल गैस का रिटर्न में कितना से अधिक परसेंटेज नहीं होना चाहिए, जनरल बॉडी ऑफ माइंस में कितना परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन का तुम्हारा लेवल रहने वाला ही ऐसा ही क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग को क्या है कि वो इजी वाला क्वेश्चन सब रहेगा, इसको गलत नहीं करना है। इतना तुम लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हो, 65 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हो गया है, अभी हम 200 वाला भी प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आज एक कोशिश करते हैं, क्वेश्चन सेट हो गया है, हमको लग रहा है क्वेश्चन 80 के लगभग क्वेश्चन सेट हुआ है, लेकिन एक सोच रहे हैं तुम लोग को मात्र 50 क्वेश्चन का हम देने का सोच रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन का देखते, उसमें कुछ क्वेश्चन हमको छांटना होगा, तो 50 क्वेश्चन का ही एक हम मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। आज तुम लोग अभी, हमको लगता है 2 से 3 घंटे में तुम लोग के पास वो अवेलेबल हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रहेगा, देख लेना तुमको एग्जैक्ट टाइम कितना लग रहा है। अब वो पूरा एग्जाम पैटर्न में रहेगा, ठीक है, पूरा एग्जाम पैटर्न में कि एक ही बार अटेम्प्ट मिलेगा उसका, जो भी एग्जाम का इंटरफेस रहता है वैसा ही रहने वाला है। सिलेबस क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो ना, गेस्ट टेस्टिंग वगैरह जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में अगर है तो तुमको पढ़ना होगा। अगर देखो तुम है कि आंसर टिक किए हुए हो, ठीक है, आंसर टिक करके मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हो, मार्क फॉर रिव्यू, तो काउंट हो जाता है, ठीक है। अगर आंसर टिक नहीं किए हो, आंसर टिक नहीं किए हो, आंसर सेलेक्ट ही नहीं किए हो, आंसर सेलेक्ट नहीं किए हो और मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हो, तो नहीं होगा कंसीडर, ठीक है। लेकिन कोशिश करना मार्क फॉर रिव्यू ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखो, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू क्या, जिसमें कॉन्फिडेंस है सीधा मारते हुए चलो, तो वही करना है। जैसे 50 क्वेश्चन मिला तो वहां स्टार्ट हुआ टाइमिंग, तो स्टार्टिंग होता है ना कि 1 2 3 4 5 मिनट तुमको लग जाएगा वो फ्लो में आने के लिए, फ्लो पकड़ने के लिए तुम्हारा 5 मिनट लग जाएगा। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग का 5 मिनट में, स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन 5 10 क्वेश्चन तक तुम कर लो इजीली, उसके बाद ही कि एक बार फ्लो बन जाएगा, 5 10 क्वेश्चन जब बन जाएगा ना, तो सीधा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे यार क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मान लो अगर क्वेश्चन सबका अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, 1 2 क्वेश्चन टफ रह सकता है, अब मान लो स्टार्टिंग में ही टफ क्वेश्चन दे दिया, एकदम टफ क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि 1 2 क्वेश्चन टफ है, वो क्वेश्चन किसी से नहीं बनने वाला है, और तुमको पहला क्वेश्चन ही वही मिल गया, अब तुम्हारा दिमाग क्या हुआ कि अरे यार ये इतना टफ क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें, इसको क्या टिक करें। तो जैसे तुमको लग रहा है कि तुम वो कभी नहीं पढ़े हो, ऐसा लग रहा है कि कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन हम दोबारा, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, पहला ही क्वेश्चन दे दिया पूरा हार्ड, ठीक है ना। बैटिंग करने गए हो, पहला ये तुमको दे दिया, यॉर्कर दे दिया है, पहला ही बॉल एकदम यॉर्कर मार दिया है। तो स्टार्टिंग में होता है कि आदमी जब तक 1 2 बॉल खेले ना, तो यॉर्कर अच्छा अच्छा बैट्समैन रहेगा ना, बोल्ड हो जाएगा यॉर्कर पे, LBW हो जाएगा। तो ऐसा ही रहना है, तुम लोग क्या करना है, इतना प्रैक्टिस मैच कर लियो, प्रैक्टिस कर लियो, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन जैसे लगेगा टफ है, क्या अरे छोड़ो ना टफ क्वेश्चन को, इसकी तुरंत वहां पे छोड़ दो, ठीक है, तुरंत छोड़ दो, तुम्हारा व्हाइट दिखेगा साइड में, ऑनलाइन एग्जाम दिए होगे तो। बाकी क्या करना होगा, तुरंत उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, ये नहीं कि उसमें दिमाग खर्चा करना, उसमें दिमाग नहीं लगाना है,
वो जब आगे क्वेश्चन जब बनने लगेगा ना, आगे वाला जब क्वेश्चन बनेगा तो इसमें भी वापस से दिमाग अच्छा काम कर जाएगा। तो हमको हो सकता है कि 50 क्वेश्चन तुम लोग का है ना, 50 क्वेश्चन में क्या है, 45 क्वेश्चन तक तो रहेगा कि पढ़ के टिक करते जाओ, 45-46 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन रहता है कि हर एक एग्जामिनर थोड़ा रहता है, थोड़ा सेट करता है वैसा। तो ये 5 क्वेश्चन तुम लोग को थोड़ा जो रहेगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग, कि हाँ चलो 2 मिनट सोच रहे हो, 3 मिनट सोच रहे हो, तो 2-3 मिनट सोचने के लिए तुमको टाइम यहाँ से निकालना होगा। ये 45-46 जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये मान के चलो कि तुम लोग का 30 से 35 मिनट में है ना, 35 मिनट में तुम लोग का ये बन जाएगा क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन तक मान के चलो कि 30 से 35 मिनट में 45 क्वेश्चन तुम लोग का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली बन जाएगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन जो रहेगा दिमाग लगाने वाला, हो सकता है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन भी ना रहे, 5 क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला रहेगा तो तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम रहेगा 45। अब मान लो 30-35 में भी तुमको जो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, इसमें है कि तुम मान लो 5 क्वेश्चन को रखे हो रिव्यू के लिए, कंफ्यूज हो गया, मान लो एग्जाम होगा ही, कंफ्यूजन होता ही, सबको होता है, तुमको भी होता है, हमारे टाइम में हमको भी होता था कि एग्जाम में कंफ्यूजन होना कंफर्म है। जो चीज़ नॉर्मल काम नहीं करता माइंड है ना, इधर वही काम नहीं करता है, वो माइंड वहाँ पे एक्स्ट्रा सोचने लगता है। एक्स्ट्रा कहाँ से आता है सोच, वो पता नहीं चलता है, लेकिन आ जाता है। तो 5 क्वेश्चन तुम मार्क फॉर रिव्यू करके मान लो रखे होगे, 5 क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है जिसको टिक नहीं किए, तो 10 क्वेश्चन बचेगा। 10 क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास, अगर हम बोलते कि 30-35, चलो 40 भी अगर मान लेते कि 40 मिनट में 45 क्वेश्चन करते हो, 20 मिनट तुम्हारे पास बचेगा, और 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करना रहेगा। तो इसको सावधानी पूर्वक करना, टारगेट रखना है, 50 क्वेश्चन है, इजी रहेगा तो 50 में 50, एक भी मार्क्स कम नहीं, ठीक है, इजी रहेगा 50 में 50। एक दो क्वेश्चन टफ दिया, अगर लग रहा है कि दो क्वेश्चन कुछ उधर से उठा उठा के दे दिया है, MMDR MCDR, तो हो सकता है चलो हम पढ़ाए हैं, सब लड़का लोग नहीं पढ़ के जाएगा, ठीक है, कुछ लड़का लोग पढ़ा होगा, कुछ लड़का लोग अभी भी नहीं पढ़ा होगा। अगर क्वेश्चन मान लो आउट ऑफ सिलेबस देता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग उसके लिए तुरंत क्लेम कर देंगे, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग तुरंत क्लेम करेंगे, तो आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, बोनस वगैरह सब हो सकता है। तो 48, 49, 50, इससे नीचे नहीं आना है, तुम लोग को टारगेट यही रखना है, क्योंकि तुम लोगों में जो भी सीट है, OBC, SC, ST, यही सीट है ना, और बाकी तो कुछ नहीं है। तो तुम लोग ध्यान रखो जरा, OBC वाला 5 लड़का है, हमको लग रहा है पांचों का पांचों जिसका फुल मार्क्स रहेगा, फुल मार्क्स हो सकता है 5 से ज़्यादा आ जाए, फुल मार्क्स जो रहेगा बहुत ज़्यादा, 5 से ज़्यादा लड़का का फुल मार्क्स आएगा, लेकिन क्या रहेगा फिर वहाँ पे जो अदर्स जो मेथड रहता है सिलेक्शन करने का, कि डेट ऑफ बर्थ किसका है, माइनिंग का सर्टिफिकेट कब किसका पास किया हुआ है, वो क्राइटेरिया पर सिलेक्शन होगा OBC वाले का, क्योंकि 50 में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स लाने वाले बहुत लड़का मिलेंगे, 50 में 50 लाएगा ही लाएगा लड़का लोग। तो वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बाकी SC ST वाले, तुम लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर बोलो कि CCL BCCL दे के आया हुआ है, तो एक बार सोच लो, तुम लोग को मेहनत कर लेना है, बस मेहनत कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जनरल वाले जो हैं, अभी भी WCL ACCL बहुत सीट है, CCL वगैरह, ठीक है, तो तुम लोग को उदास होने का जरूरत नहीं है, इसमें एकदम फोकस कर लो फुल्ली, ठीक है। गवर्नमेंट का पॉलिसी है झूठ मूठ का, उसमें टाइम बर्बाद करके किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, वो टाइम का वेस्टेज है, उसके बारे में सोच के भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्या है, तुम लोग को यहाँ फोकस करना है। SCCL में भी कितना, लगभग 150 के लगभग सीट है, लग रहा है, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। और WCL में भी कुछ कम सीट है, मिला जुला के जनरल वालों के लिए 200, 250, 200 सीट तो जरूर होना चाहिए लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, और हो सकता है अभी बैकलॉग वैकेंसी आया है ना, CCL BCCL वगैरह, फिर से अपना देख लेगा क्या है, तो हो सकता है फिर से फ्रेश वैकेंसी ले ले, ठीक है। तुम लोग अपना तैयारी लगे रहो, करते रहो,